नमस्कार साथियों, इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम शुरू कर चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक्स हमारे अतीत भाग 2 और आज इसी सीरीज़ में हम इसका चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में किसी ऐसे राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना था। यानी कि दिल्ली इम्पोर्टेंट कब बना है? 12वीं शताब्दी में बना है। नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी थी। यानी कि सबसे पहले 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ पर जिसका शासन था वो थे तोमर राजपूत। और उसके बाद में 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने परास्त किया था और दिल्ली पर अधिकार किया था। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले प्राचीन सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। फिर है 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल जाती है जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। अब हम इसी तालिका 1 को आगे देखने वाले हैं और उन पर 5 ऐसे वंशों की पहचान करेंगे जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनती है। यानी राजपूत काल के बाद यहाँ पर सल्तनत काल शुरू हो जाता है। उसमें 5 वंश, अलग अलग वंश इसमें आते हैं। अब ये जो एक मैप हमें दिखाई दे रहा है, ये वर्तमान दिल्ली का ही क्षेत्र है जिसमें फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला है ना, ये यमुना नदी का पुराना मार्ग था, उसके बाद यमुना नदी का ये रास्ता हो गया है। इसके अलावा हौज खास, सीरी, जहांपना, देहली, कुहना, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, ये सारा दिल्ली का पार्ट है। ठीक है। अब देखिए, जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ अनेक नगर सुल्तानों के द्वारा बसाए गए। इसमें हम देख सकते हैं कि देहली, कुहना, सीरी और जहांपना ये रहे, है ना। ये अलग अलग सुल्तानों ने स्थापित किए थे, बसाए थे। अब तालिका 1 को देखते हैं, दिल्ली के शासक। दिल्ली के शासकों में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे राजपूत वंश, जिसके बारे में हमने बात की थी अभी कि आरंभिक 12वीं शताब्दी में 1165 तक तोमरों का शासन रहता है, जिसमें अनंगपाल तोमर एक बहुत प्रमुख शासक होते हैं। इनका शासनकाल 1130 से 1145 तक होता है। फिर यहाँ पर चौहानों का शासन हो जाता है। ये राजस्थान के अजमेर के चौहान थे। फिर है इसमें पृथ्वीराज चौहान, जो 1175 से 1192 तक यहाँ पर शासन करते हैं। यानी इनका जो शासन है वो यहाँ तक फैल जाता है। फिर है प्रारंभिक तुर्की शासक। प्रारंभिक तुर्की शासक देखिए 1206 से 1290 तक ये रहते हैं। जो मोहम्मद गोरी है जो इनको लेकर चला जाता है पृथ्वीराज चौहान को। इसके बाद यहाँ पर सल्तनत काल शुरू हो जाती है। ठीक है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज विजित होते हैं और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी विजित होता है और वो पृथ्वीराज को कैद करके बंदी बना के अपने साथ गजनी ले जाता है, जहाँ पर पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ का जो शासन है वो किसको सौंप दिया जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से 1210 तक यहाँ पर शासन करते हैं दिल्ली पे। फिर इनका भी निधन हो जाता है। फिर उसके बाद शमशुद्दीन, इल्तुतमिश, ये सारे गुलाम होते हैं। पहली चीज़, इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। एक के बाद एक जो नए शासक बनेंगे वो सारे गुलाम वंश से संबंधित हैं। फिर इल्तुतमिश का शासन जो है वो 1210 से 1236 तक रहता है। फिर इल्तुतमिश की बेटी रजिया जो है वो दिल्ली की नई सुल्तान बनती है 1236 से
1940 तक। रजिया सुल्तान के अपने सगे भाई होते हैं, लेकिन ये उनमें सबसे ज़्यादा योग्य होती है। फिर है गयासुद्दीन बलबन। इसका जो शासन है वो 1266 से 1287 तक का रहता है। तो इस तरह से गुलाम वंश का अंत होता है और उसके बाद में यहाँ पर खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी वंश जो है, खलजी खलजी कहा जा रहा है, वैसे खिलजी वंश कहते हैं हम इसे। ये 1290 से 1320 तक यहाँ पर रहता है, शासन करते हैं दिल्ली पर, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक शासन करते हैं। और इनका ही भतीजा होता है ये अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 तक शासन करता है। और ये सबसे ज़्यादा विध्वंस यहाँ पर मचाता है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि ये अपना क्योंकि इसकी नीतियाँ होती हैं कि ये दक्षिण भारत तक को विजिट करना चाहता है, तो ये राजस्थान से होकर ही निकलते हैं। और जिसमें राजस्थान में भी ये रणथंभौर में और चित्तौड़गढ़ में भयंकर तबाही मचाते हैं, जालौर में भी, है ना। और उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 का शासन है इनका, और जिसमें गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, और इनके बाद में आता है सैयद वंश, जिनका जो शासनकाल है वो 1414 से 1451 तक रहता है, जिसमें खिज्र खान सबसे इम्पोर्टेंट शासक होते हैं, जो 1414 से 1421 तक शासन करते हैं। उसके बाद आता है लोधी वंश, जिसका सबसे प्रमुख शासक रहता है बहलोल लोधी, जो 1451 से 1489 तक शासन करते हैं। आगे हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक तो अलाई दरवाजे की है और ये फिरोज शाह तुगलक के मकबरे की है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिल जाती है। अभिलेखों, सिक्कों, स्थापत्य कला ने, यानी जो इमारतें वगैरह खुदाई में मिलती हैं, उनसे काफ़ी सूचना मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण है वे इतिहास, जिसे तारीख और त्वारीख कहते हैं मुसलमानों में, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए हैं। जैसे वर्तमान में हमारे भारत देश की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं, ठीक है। तो उस समय पर जो सुल्तानों के शासन में, सल्तनत काल में जो भाषा चलती थी प्रशासकीय, राजकीय, वो थी फारसी। अब हम कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आगे कि किस तरह से कागज़ का निर्माण किया जा रहा है, किस तरह से पांडुलिपियों को तैयार किया जा रहा है, फिर और कुछ उनके ऊपर सोने का लेप किया जा रहा है, वगैरह वगैरह, जिल्द वगैरह की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर पांडुलिपियों को तैयार करने के 4 चरण दिए गए हैं कि सबसे पहले कागज़ तैयार किया जाता है, फिर उसके ऊपर लेखन कार्य किया जाता है, फिर है महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया जाता है, और आजकल हम हाइलाइटर का यूज़ करते हैं। फिर है फोर्थ, उसकी जिल्द तैयार करना, यानी उसको प्रोटेक्शन भी देना कि वो खराब ना हो। फिर है ये त्वारीख। त्वारीख यानी ये जो इतिहास हैं, इन त्वारीखों के लेखक कौन होते थे? सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। अब कोई भी इतिहासकार है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जिनके बारे में वो लिख रहे हैं उनके बारे में उनको भी सटीक जानकारी हो, यानी कि जिन राजाओं के बारे में, शासकों के बारे में लिख रहे हैं, उनको ये एडवाइस भी करते थे। अब है न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, फख्रे मुदब्बिर 13वीं सदी के इतिहासकार हैं ये फख्रे मुदब्बिर। ये कहते हैं कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चलता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो, और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दें। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो राजा है ना, किसान है, सैनिक हैं, है ना,
ये सब क्या है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, इनका एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं हो सकता और एक दूसरे को साथ लेकर चलने में ही इनका विकास होता है। अब और कुछ बातें हैं ध्यान में रखने वाली, वो देखते हैं। त्वारीख के लेखक नगरों में रहते थे। पहली चीज़ है त्वारीख, यानी ये जो इतिहासकार थे ये विशेषकर दिल्ली में नगरों में रहते थे। गांवों में शायद ही कोई कभी रहता हो। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे। और तीसरा था, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे और इनके विचारों से सभी लोग सहमत हों ऐसा ज़रूरी नहीं था। अब देखिए जन्मसिद्ध अधिकार क्या था। जन्मसिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार को का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। और लिंग भेद क्या है, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। अब ये देखिए सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठती है। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज, इनका नाम जरूर ध्यान रखिए, मिन्हाज ए सिराज भी स्वीकार करते हैं कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के रूप में रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ये मिन्हाज ए सिराज की खुद की पर्सनल ओपिनियन थी रजिया के बारे में। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। एक औरत को जो शासक बन जाए उसे इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती थी, पहले भी नहीं दी जाती थी, आज भी नहीं दी जाती, कोशिशें हैं। खैर, रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के क्या विचार हैं देखिए। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का शासन था। बिल्कुल सही है, ये आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी ने, जो 1262 से 1289 तक रही हैं, इनका शासनकाल, इनके व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। इसके अलावा एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दिद्दा, जो 980 से 1003 के शासनकाल में रही हैं। उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। कश्मीर के जो लोकगीत हैं इसमें इनका बहुत जिक्र होता है। और दूसरी बात, ये जो रानी रुद्रम्मा देवी हैं इनका भी मैंने उल्लेख पढ़ा होगा आपने भी, और इनके ऊपर तो साउथ में एक फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे देखते हैं। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। अब ये शमशुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए कुछ शहर हैं, यानी कि उस समय पर इनका कहाँ कहाँ तक शासन फैला था देखिए भारत में। ये है काजकोट, ये वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में आ जाता है। मुल्तान, ये भी वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये है नंदाना, लाहौर, ये सब पाकिस्तान के क्षेत्र में है अभी। ये है उच्च तबर हिंद,
और कोहराम, सुनाम, बारवाला, हांसी, सरस्वती, कासली, सामभानक, अजमेर, मंदोर, दिल्ली, बारन, बदायूं, कोल, ग्वालियर, रणथंभौर, है ना, ये वर्तमान राजस्थान का एरिया आ जाता है। और ये देखिए कहाँ कहाँ तक इनका जो व्यापक क्षेत्र फैला हुआ था, है ना। तो ये था दिल्ली इल्तुतमिश का जीता हुआ शासन। अब हम बात करते हैं, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था गैरिसन शहर, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं अभी। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। ये एक देखिए, कोई भी जो राज्य बनाए गए हैं जो पहले थे, रियासतें थी, उनका एक भीतरी प्रदेश होता था और एक गैरिसन शहर होता था। भीतरी प्रदेश कौन सा होता था? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते थे। और दूसरा होता था गैरिसन शहर। गैरिसन होता था रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां जहां पर रहती थी, उनके लिए किलेबंद बसाव किए गए थे ताकि उनके ऊपर किसी तरह के आक्रमण वगैरह ना किए जा सके। ठीक है। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो, यानी कि इनका सुल्तानों का जो शासन है वो गैरिसनों से बाहर नहीं था 13वीं शताब्दी के आरंभ में। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। बिल्कुल सही है यहाँ पे भी। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसमों से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी और इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये गैरिसन शहरों का जो निर्माण है और इनका जो रख रखाव है वो किसके संस्थापन में हुआ था? गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका और अधिक विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में, ये जो भीतरी प्रदेश बताए गए हैं, जो अभियान चले थे उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी शहरों की स्थिति को मजबूत करना। यानी कि ये अपने भीतरी प्रदेशों की में भी अपनी सत्ता को बढ़ाना चाहते थे। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ, यानी कि एक तो भीतरी सीमा में विस्तार किया जा रहा है और दूसरा कहाँ पर किया जा रहा है? सल्तनत की बाहरी सीमा पर भी हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए थे और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे थे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुओं को अपने कब्जे में ले लिया था। बिल्कुल स्वाभाविक था ये तो, कि जहाँ पर भी सैनिक अभियान होता था वहाँ पर लूटपाल, नृशंस हत्याएं तो होती ही थी, बल्कि उनकी वहाँ की जो धन संपदा जो होती थी उसको भी लूट लिया जाता था और वहाँ की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें या प्लेसेस हैं उनको छिन्न भिन्न कर दिया जाता था, नष्ट कर दिया जाता था। अब है दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया, शहरों पर कब्जा किया। इसके
सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे। कौन सुनाता था फैसले? यानी कि ये जो मोहम्मद तुगलक का जो राज्यकाल था, उस टाइम पे सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाया करते थे। किसी की भी आपस में अगर कोई रंजिश है, कोई झगड़ा है या किसी बात को लेके झगड़ा होता था, तो उसके जो उन गाँवों के जो सूबेदार और प्रशासक होते थे, वो मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर भी वसूला करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? आइए अब वो देखते हैं। मानचित्र 3 में हमें अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान दिखाया गया है कि जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान की तरफ बढ़ता है तो वो विध्वंस अपना कहाँ-कहाँ पे मचाता है। सबसे पहले देखिए, ये दिल्ली में बैठे हुए हैं खिलजी जी। ये अपना एक अभियान चलाते हैं 1299 में गुजरात में, ठीक है। फिर इनका दूसरा अभियान चलता है 1301 में रणथंभौर में, ठीक है, और 1303 में चलता है चित्तौड़ में, ठीक है। यहाँ पे जो साका भी होता है राव रतन सिंह का और जो पद्मावती है, इनमें केसरिया भी होता है और जौहर भी होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर ये देखिए 1302 से 1303 के बीच में वारंगल का भी होता है ना। 1305 में ये मांडू को विजित करते हैं और इधर से कड़ा में 1296 में यहाँ आक्रमण करते हैं। देवगिरी में 1311 में भी इनका अभियान होता है ना। 1310 से 1311 के बीच में ये वारंगल में भी पहुंच जाते हैं काकतीय वंश वाले। देखिए कहाँ कहाँ पे ये अपना मतलब अभियान, सैनिक अभियान जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया जाता है। देखो 1311 तक तो आते आते ये तंजावुर में पहुंच गए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और उसकी मीनारें, ये दिल्ली में बनी हुई हैं। ये जो है ये पीछे हमें दिखाई दे रही है, ये मस्जिद है और ये इसकी मीनारें हैं, ठीक है। ये मस्जिद है यहाँ तक, ठीक है। ये जो मस्जिद है इसके ऊपर अभी विवाद ही चल रहा है कुतुब मीनार वाला, उसको छोड़ते हैं, एक बार वापस देखते हैं। 12वीं सदी के आखिर में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली ए कुहना यानी पुराना शहर, पुरानी दिल्ली कहा जाता है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया था, ठीक है। और इसके अलावा मीनार 3 सुल्तानों, ये जो कुतुब मीनार है, हम लोग इसे जो देख रहे हैं, ये जो तस्वीर में जो हमें दिखाई दे रही है, सॉरी देखिए, ये जो मीनार है ये कुतुब मीनार है। इसके ऊपर अभी बहुत विवाद चल रहा है और कोर्ट की सुनवाइयाँ होए जा रही हैं। अब देखिए, इस मस्जिद का, इस कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? इसका निर्माण करवाया था 3 सुल्तानों ने। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी तो इसकी निर्माण बाकी का करवाया इल्तुतमिश ने, और फिर थोड़े समय बाद इसके ऊपर आसमानी बिजली गिर गई थी तो और इसकी जो कुछ मंजिलें जो है ऊपर की वो 2 टूट गई थी, तो जिसे फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर करवाया था, फिर से बनवाया था। अब आगे देखिए, मस्जिद, मस्जिद क्या होता है? यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अल्लाह की आराधना में सजदा किया जाता है घुटने और माथा टेक कर। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी, ये वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी उनका मुख्य नेता बनाया जाता है, इमाम साहब चुना जाता है। और इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश, जिसे खुतबा कहते हैं, वो भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला
कहा जाता है। जैसे ये भारत का मैप है, यहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और हमारा जो राजस्थान है वो नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है। ठीक है। अब ये देखिए, ये एक मस्जिद की फ़ोटो भी देख लीजिए। ये है बेगमपुरी मस्जिद। यह है मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना, यानी जिसे विश्व की शरण स्थली कहा जाता है, कि मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाया गया था। बेगमपुरी मस्जिद, ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है? ये है जहांपना, यानी कि जो मोहम्मद तुगलक की जो राजधानी थी उस समय पर, जहांपना यानी वर्तमान दिल्ली, वहां पर ये मुख्य मस्जिद बनाई गई थी। अब है, दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में अनेक मस्जिदें बनवाई थी। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थीं। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये चित्र 4 में देख रहे हैं, ये मोठ की मस्जिद है। इसे ध्यान रखिए, मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनाई गई। अब देखिए, ये मस्जिद हम जो देख रहे हैं, ये कौन सी मस्जिद है? ये मस्जिद है जी जमाली कमाली की मस्जिद, जो 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित की गई थी। अब आगे देखिए, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नज़दीक से एक नज़र। अब हम इसे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की ज़रूरत थी। बिल्कुल सही बात है। किसी भी राज्य का अगर विस्तार करना है, उसका विकास करना है, तो उसके लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की ज़रूरत तो होगी ही। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, ये सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि इन गुलामों को फारसी में बंदगां कहा जाता है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ठीक है। अब है, बेटों से बढ़कर गुलाम। अभी हमने जो पढ़ा है कि जो शासक है वो अपने गुलामों को बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देकर रखते थे अपने पास, क्योंकि उनसे किसी भी तरह का काम निकलवाया जा सकता था। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। अब आगे देखिए, खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे थे। अभी हमने पढ़ा कि बंदगा क्या चीज़ है। बंदगा यही आश्रित व्यक्ति हैं, यानी कि जिनको अपना गुलाम बनाकर रखा जाता था, और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर ये बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं रहते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी
की है। किन्होंने की है दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना? भाई अभी तक पहली बार देख रहे हैं, है ना। अभी तक तो हम सिर्फ यही सुनते रह रहे थे कि ये जो तारीख लिखने वाले होते थे, ये इनाम और इकराम के लिए, उनके लिए इतिहास लिखा करते थे। इनको ऊंचे ऊंचे पद भी मिल जाया करते थे, ये शासकों को सलाह भी दे दिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा है, फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। अब है सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। अब हम बात करते हैं इन अधिकारी जनों की। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कल्लाल, देखिए अजीज खुमार नामक कल्लाल, कल्लाल कौन होता है? शराब बनाने और बेचने वाला। फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। देखिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन कौन थे? एक तो था अजीज खुमार नाम का व्यक्ति, नामक कलाल, कलाल कौन होता है? जो शराब बनाने और बेचने का काम करता था। फिर है फिरोज हजाम, ये नाई था, हजाम नाई होता है। फिर है मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। अब हम जियाउद्दीन बर्नी को भी हाईलाइट कर लेते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी कौन था? ये 14वीं शताब्दी के मध्य का इतिहासकार था, जिसका ये मानना था कि ऊंचे पदों पर निम्न लोगों को की नियुक्तियों को करने पर सुल्तान के राजनीतिक विवेक का नाश हो जाता है और शासन करने की उसकी अक्षमता का उदाहरण मिलता है। अब देखिए, पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। अब ये टर्मिनोलॉजी शुरू हो गई है कि 14वीं शताब्दी में जो सूबेदार जो होते थे, जिन एरियाज में वो रहते थे या जिन इलाकों को उनको सौंपा जाता था, तो वो क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे जी इक्ता। और इनको संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहलाते थे। इक्ता क्या था? ये जमीन का भूभाग था, एक इलाका था, और इसको संभालने वाले जो सूबेदार जो होते थे या इनको संभालने वाले जो प्रशासकीय अधिकारी होते थे, वो इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ते में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपने ही सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। यानी कि ये जो इक्तादार है, ये जो मुक्ति है, अब अगर इसने अपनी सेवाएं राजा के लिए दे दी, शासक के लिए दे दी, तो बदले में इसको क्या मिला था? इसको मिलता था जी कि अब आप फ्री हो, अपने उस एरिया से जम के टैक्स वसूलने के लिए फ्री हो। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। यानी ये जो इक्तादार होते थे, ये जो अपने अंडर में जो सैनिक रखते थे, ये कैसे देते थे उनको अपने सैनिकों को इनकम कैसे देते थे? जो राजस्व इन्होंने इकट्ठा किया होता था, वो ये खुद भी रखते थे और उसमें से कुछ हिस्सा अपने सैनिकों को तनख्वाह भी देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रांसफ़र पॉलिसी है एक तरह से, है ना। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति इक्तादार राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार
सैनिक रखे, यानी कि ये जो इक़्तादार हैं इनको भी फुल फ्रीडम नहीं दी गई है। इनको भी कहा गया था कि अगर आपको 100 सैनिक रखने की परमिशन है तो आपको 100 ही रखने, 101 नहीं करने। और दूसरी बात आपको बताया जाएगा जी कम से कम आपने इतने कर लेने हैं, मान लो 40 कर लेने तो आप 40 ही लोगे, आप 45 नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता था। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले आए। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की, यानी कि जमीन को मापा जा रहा है अब, और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे थे। यानी कि पुराने सामंत और जो जमींदार थे, क्योंकि नया शासक बनता था तो उसकी आगे के जो अधिकारी है वो भी सारे नए हो जाते थे। फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। देखिए अब ये कर भी ध्यान रखने हैं। पहला है कृषि पर लगने वाला कर, जिसे खराज, हमने इसके बारे में 6ठी 7वीं में भी पढ़ा है। खिराज क्या है? कृषि भूमि पर लगने वाला कर है। फिर है दूसरा क्या, और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। ये बहुत गलत है कि अगर आपके पास 10 क्विंटल गेहूं हो रहा है तो उसके में से 5 क्विंटल के ऊपर टैक्स लग जाएगा, तो ये तो बहुत ही गलत बात थी। खैर, दूसरा था 3 कर, दूसरा कर कौन सा था? मवेशियों पर, और तीसरा था घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेवाएं अक्षम थी। यानी कि वो सुल्तान की सेना वहाँ पर जीत नहीं सकती थी, ऐसी हालत उनकी थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार तो जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय रह पाता था। अब देखिए सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, कभी कभी बांस के झुरमुटों में रहते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुंथे होते हैं कि उन पर आग का असर भी नहीं होता, और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित किया हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांस को काट डालती हैं। अब देखिए, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, यानी जिसे हम आधुनिक उज्बेकिस्तान कहते हैं, इस पर हमला किया था। किसने किया था? मंगोलों ने किया था 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, जिसे आधुनिक उज्बेकिस्तान कहा जाता है, इसके ऊपर हमला किया था। इसके शीघ्र बाद दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी।
इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। कौन कौन से सुल्तान थे? ये थे इधर इधर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, अब देखिए एक इंडेक्स दी गई है जिसमें कंपेयर किया गया है दोनों को आपस में। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ याद करना है, समझना है इस चीज को। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे दिल्ली पर 2 बार हमले हुए। एक था 1299 या 1300 में, और दूसरा हुआ था 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी कर दी थी। फिर है मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला होता है। मंगोल सेना परास्त हो जाती है। देखिए मंगोल यहाँ पर भी हमला करते हैं। फिर मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन क्षेत्र बसाया था। मानचित्र 1 में इस शहर को ढूंढिए। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कुहना के निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद में भेजा गया था। फिर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सैनिकों को पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। इसी तरह से देखिए, सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नकद वेतन देना तय कर दिया था। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका रहती थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 4 चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। इसके कंपैरिजन में देखिए मोहम्मद तुगलक का क्या कहना है। सेना को खिलाने के लिए उसी क्षेत्र से, उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए और इस दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के होते थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अब देखिए, अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोलों के आक्रमणों का खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया था। ठीक है, अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे हैं। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उससे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से बहुत लोग नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वहाँ पर अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी।
इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। अब है 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। अब देखिए, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश और लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इस काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल था और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी जो 1540 से 1545 तक रहे, इन्होंने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, जो 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक रहे हैं, इनको चुनौती दी और उनको परास्त भी किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया था, लेकिन इनके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर जो 1556 से 1605 तक रहे, इन्होंने जब मुगल साम्राज्य को समेकित यानी पूरा इसको एनालिसिस किया, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। यानी इन्होंने एक बेस ले लिया कि हमारा जो हमारा जो भी एक बेस होगा, उसको हमने शेरशाह के तरीके की व्यवस्था को ही ये अपना लेते हैं, है ना। अकबर अपनाते हैं। फिर देखिए, 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध। अब ये क्या चीज़ है, इनको हम पढ़ते हैं। नाइट लिटरेचर इंग्लिश वाले तो अच्छे से जानते हैं। अब आप देखिए, 3 श्रेणियों का विचार करने सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी में फ्रांस में शुरू हुआ था। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। एक तो थे प्रार्थना करने वाले, दूसरे थे युद्ध करने वाले और तीसरे थे खेती करने वाले। फिर है 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और दृढ़ करने में सहायता मिली। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा, जिस योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। नाइट की उपाधि है एक तरह से। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध तैयार करने भेजा जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड यानी धर्म युद्ध भी कहा गया। ईश्वर और धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।
जल्द ही एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। इसी तरह से एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। आज फर्स्ट ग्रेड की जो ऑफिशियल डेट्स हैं सेकंड ग्रेड की वो सब जारी कर दी गई हैं आरपीएससी के द्वारा। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इजी इजी चैनल पर अपना विजिट जरूर करिए और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दें और पास में ही बने घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, हार्दिक आभार।